नमस्कार। कोविड ओपीडी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और बात आज कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर के कर रहे हैं। कोरोना की रफ्तार कम हो रही है, राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। हालांकि सरकारें अभी भी सावधानी बरतने की अपील कर रही हैं और ऐसे में इंडिया न्यूज ने ओपीडी की शुरुआत कर एक पहल की है, जिसके तहत आप घर बैठे डॉक्टर से बातचीत कर और डॉक्टर से कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर सलाह ले सकते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर भी कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और वो आपके जो सवाल हैं उनका जवाब देंगे और इन्हीं चीज़ों को लेकर के हम डॉक्टर के जरिए आपको बताएंगे कि असल मायने में क्या चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, कैसे आपको अपने घर पर रह करके ही कोरोना से जंग लड़नी है और कैसे आप इस जंग को जीत सकते हैं। तो घर पर रह करके ही आपकी तैयारियां किस तरीके की होनी चाहिए और अगर आप कोरोना से अभी भी संक्रमित हैं तो क्या और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए और कैसे आप अपनी देखभाल कर सकते हैं, परिवार के बाकी सदस्यों को आप कितना और सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि आप इस दौरान एहतियात के तौर पर देख सकते हैं, नज़र इस पर बना सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर आप अभी तक कोरोना संक्रमण से बचे हुए हैं, पहली और दूसरी लहर में अभी तक संक्रमण आपको छू भी नहीं पाया है, तो ये एक राहत भरी बात है और आपके लिए आपकी सावधानी के तौर पर ये एक अच्छी कदम और आपने जो गाइडलाइंस का पालन किया उसकी वजह से ये अभी तक संभव हो पाया है। और कुछ ऐसा ही आपको आगे भी करना होगा, यानी कि अभी तक जिन नियमों का पालन करते हुए आपने अपने आप को, अपने परिवार के बाकी सदस्यों को बचा करके रखा है, तो ऐसी ही चीज़ें आपको आगे भी बना करके रखनी है। और डॉक्टर अभ्युदय वर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर अभ्युदय, आप शुरुआत हम इसी सवाल को लेकर के कर रहे हैं क्योंकि मौजूदा वक्त में डेल्टा वेरिएंट को लेकर के कई सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बहुत हद तक घातक है और दूसरी लहर अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, ये माना जा सकता है। हालांकि आप इसमें अभी भी संक्रमण के केसेस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या पहले के मुकाबले बहुत हद तक कम हो चुकी है। लेकिन क्या इसमें आप देख रहे हैं और कितना ये घातक नजर आता है? सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे सभी प्रदेशवासी और देशवासियों को, जिन्होंने सतर्कतापूर्वक पहली और दूसरी लहर में अपने और अपने परिवार वालों को बचा के रखा और साथ ही हम सबको इस पेंडेमिक या महामारी में लड़ने में मदद करी। जैसा आपने मुझसे पूछा डेल्टा वेरिएंट का, तो ये कोई नया वेरिएंट नहीं है। एक्चुअली में ये नाम दिया गया है, अलग अलग जो म्यूटेशंस कोरोना वायरस के हुए हैं उनको नाम दिया गया है और ये अभी डेल्टा हमें नया नाम सुनने को मिल रहा है, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि ये डेल्टा वेरिएंट कुछ नई चीजें, मगर इस डेल्टा वायरस से हम आगे आ चुके हैं। दूसरी लहर जो थी हमारी, सेकेंड वेव में मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमारे आ रहे थे वो डेल्टा वेरिएंट के ही थे। और जैसा कि आपने बताया कि हम उस सेकेंड वेव से अब काफी हद तक आगे निकल चुके हैं, हमें राहत मिल चुकी है। और ये सब अगेन मैं ये कहूँगा कि हम सब लोगों के आपसी सहयोग से, सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से और हम लोगों ने जो अपनी जिम्मेदारी निभाई, प्रॉपर मास्क पहनने की, प्रॉपर सैनिटाइजेशन की और डिस्टेंस मेंटेन रखने की, अब हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम ज्यादा से ज्यादा इस वैक्सीन को आगे बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन मिले, ये हमारा पूरा संभव प्रयास रहना चाहिए। तो इसमें सावधानी ही एकमात्र बचाव का रास्ता है और दूसरा कि हम वैक्सीनेशन के अभियान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ सकें। तो डॉक्टर साहब, इसमें क्या कहना चाहते हैं? बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी शंका है, खास करके अब ग्रामीण अंचल के अंदर लोगों में एक अफवाह का माहौल भी बनाया गया, बहुत हद तक लोगों के मन में एक शंका पैदा की गई। इन सभी चीज़ों से इतर आप लोगों को कैसे गाइड करना चाहेंगे? क्या आप उनको बताना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन किस तरीके से उनके लिए बहुत हद तक ज़रूरी है? आपने बिल्कुल सही कहा
वैक्सीन के बारे में शुरू से ही काफ़ी सारी भ्रांतियां पैदा कर दी गई है, काफ़ी सारे मिथ्स जो हैं हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं, काफ़ी लोगों से सुनने में मिलता है। हमारे पास काफ़ी सारे पेशेंट्स के फ़ोन आते हैं, काफ़ी सारे पेशेंट्स पर्सनली आकर मिलते हैं कि मुझे वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए या नहीं। मगर एक बात हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि वैक्सीनेशन कोई नई चीज नहीं है। आज हम काफी सालों से अपने छोटे छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन के द्वारा काफी सारी घातक बीमारियों से बचाते आ रहे हैं। डीपीटी वैक्सीन्स, मीजल्स के वैक्सीन्स, काफी सारे जो है पोलियो के वैक्सीन्स जो आप देखते हैं, समय समय पर सरकार ये प्रयास करती रहती है, तो ये भी सारे वैक्सीन ही है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वायरस नया है और इसका आज आप सभी जानते हैं कि हमारे पास कोई भी सटीक इलाज नहीं है। कोई भी दवा आज हम डॉक्टर भी आपको नहीं बोल सकते हैं कि ये 100% कोरोना को क्योर करती है। तो इस समय में जब हमारे पास एक बहुत ही अच्छा अस्त्र है वैक्सीनेशन नाम का, जो प्रूव कर चुका है, आज मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं वैक्सीन लगाकर ही बैठा हूं और पूरी इस कोरोना की वेव में मरीजों से मिला हूं, उनका उपचार किया है और इसका एकमात्र शेयर जाता है वैक्सीन को। उस वैक्सीन के कारण शायद आज मैं स्वस्थ हूं, उस कोरोना बीमारी से मैं अछूता हूं और ये मैं संदेश देना चाहूँगा, भले से ग्रामीण अंचल के लोग हों या शहर के लोग हों या विभिन्न समुदाय के लोग हों, कि वैक्सीनेशन ही आज हमारे पास एक हथियार है जिसे हम कोरोना के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। जी। तो आज जब 18+ को सरकार ने अनुमति दे दी है वैक्सीनेशन की, तो डेफिनेटली मैं तो ये कह रहा हूं हमें सारा काम काज छोड़कर, सारी चीजें छोड़कर जो है इस वैक्सीनेशन का लाभ उठाना चाहिए। ठीक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए और वैक्सीनेशन के इस अभियान में साथ देना चाहिए ताकि आप अपने आप को बढ़ते संक्रमण से बचा पाएं। और ये कुछ महत्वपूर्ण सलाह यहाँ पर डॉक्टर साहब की तरफ से दी गई है। और आप भी जितने दर्शक इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर आपके मन में भी कोरोना संक्रमण से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके मन में है तो इस मंच के जरिए आप साझा कर सकते हैं, अपने सवाल को रख सकते हैं। और किसी भी तरीके की कोई दुविधा अगर आपको नजर आती है, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें, क्योंकि शुरुआत में भी हमने कहा कि बहुत सारी अफवाहें इस वक्त चल रही हैं, आपको उन अफवाहों पर जरा भी एतबार नहीं करना है, आपको जरा भी भरोसा नहीं करना है। भरोसा आपको सिर्फ एक्सपर्ट की बातों पर करना है। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, आपको इस बातों को बहुत हद तक गंभीरता के साथ सुनना चाहिए। और इसीलिए हमारी कोशिश, यानी कि इंडिया न्यूज़ ओपीडी के जरिए हमारी कोशिश यही है और इस मुहिम के जरिए हमारा मकसद भी यही है कि हम जो सच्चाई है वो आप तक पहुंचाएं और अफवाहों का जो बादल है उसको छटा करके आपको असल मायने में जो चीज़ें हैं, जो सच्चाई है वो आप तक पहुंचाई जाए। लेकिन इस दौरान डॉक्टर ये कई चीज़ें अभी भी देखने को मिल रही हैं। कई लोग अभी भी हैं जो कि कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जो कि अपने घर में हैं या फिर कोविड सेंटर में भी हैं। तो उनको और उनके परिवार के सदस्यों को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? और अभी भी, क्योंकि संक्रमण बेशक कम हो चुका है लेकिन लोगों में अभी भी डर तो बना हुआ है, खौफ अभी भी है, तो ऐसे में ध्यान किन चीज़ों का उनको रखना है? बहुत बढ़िया आपने ये जवाब। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज संक्रमण दर जरूर कम हो गई है, मगर अगर हमने पिछली बातों से सीख नहीं ली तो वो दिन दूर नहीं है जब ये शायद वापस से फैल सकता है। आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें कि हमें पहली वेव में भी और सेकेंड वेव में भी सिर्फ और सिर्फ प्रिकॉशंस के बदौलत ही हम इस पर काबू पा। अगर हम सावधानियां नहीं रखेंगे
तो ये ट्रांसमिसेबल डिजीज है, ये एक से दूसरे व्यक्ति से हजारों व्यक्ति तक फिर फैल सकता है, फिर पहुंच सकता है। तो मैं उन लोगों से ये प्रार्थना करता हूं कि जिन्हें अभी कोरोना है, जिनके परिवार में कोई कोरोना से ग्रसित है, कृपया वो आइसोलेशन में रहें, प्रॉपर डॉक्टर से संपर्क में रहें और रेगुलर अपडेट्स अपने डॉक्टर को देते रहें, ताकि डॉक्टर समय समय पर जो भी आपको आवश्यकता अनुसार है उन दवाइयों में चेंज कर सकें। और अगर आप किसी कोविड सेंटर में हैं या हॉस्पिटल में हैं तो भी आप घबराए नहीं ना। काफी सारे लोग, मतलब मैं ये कहूंगा कि सिर्फ 100 में से 2 या 4% लोग एक गंभीर बीमारी की तरफ जाते हैं। अदरवाइज काफी सारे मरीज मैं खुद देख चुका हूं, वो काफी एक सिंपल सर्दी खांसी या एक मॉडरेट वायरल फीवर के जैसा बिहेव करते हैं पेशेंट्स, जिन्हें हम सपोर्टिव केयर देते हैं और वो कुछ ही दिनों में ठीक होकर वापस घर चले जाते हैं। मगर उनके घर वालों को भी अपना ध्यान रखना है ना। कई बार ऐसा होता है कि घर वाले पेशेंट्स की केयर करने में लगे रहते हैं और अपनी केयर नहीं कर पाते हैं, तो दोनों तरफ ध्यान रखना जरूरी है। ऐसे परिवार अपना खुद भी अच्छे से ध्यान रखें, खासकर बुजुर्गों का, बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान रखें। ऐसे लोगों की तरफ ध्यान दें जिन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट की भी आवश्यकता है, और साथ ही साथ डॉक्टर्स पे भी विश्वास करें कि जो अस्पताल में इलाज चल रहा है उससे हमारा मरीज जरूर ठीक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब, इस दौरान हमने ये बहुत हद तक सुना है और लोगों के मन में इस बात को लेकर के डर भी है कि दूसरी लहर से तो हम बाहर आ गए हैं, धीरे धीरे हम बाहर निकलते चले जा रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर का जो आशंका है वो अभी भी लोगों के मन में है। और कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर तीसरी लहर आती है तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे छोटे बच्चे। तो अगर छोटे बच्चों को लेकर के आशंका ज़्यादा है तो इसमें हमें अभी एहतियाती कदम क्या उठाने चाहिए? क्योंकि अब धीरे धीरे चीज़ें खुल रही हैं, अनलॉक अब पूरी तरीके से होता चला जा रहा है, तो ये इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त परिवारों के सामने भी है, सरकार के सामने भी है। जी बिल्कुल सही कहा। आज काफ़ी लोगों के मन में ये भय और शंका बनी हुई है कि अब नेक्स्ट या तीसरी जो लहर आने की, उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। ऐसा सिर्फ मानना है, कोई ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ हमारे प्रेडिक्शंस हैं कि फर्स्ट वेव में जो थे वो थोड़े से बुजुर्ग या एल्डरली लोगों को प्रभाव हुआ था। सेकेंड वेव में जो हुआ वो थोड़े से मिडिल एज 30-40 वर्ष के लोगों को ज़्यादा प्रभाव हुआ। अब शायद वायरस अपना रूप बदल के बच्चों को संक्रमित कर सकता है। ये सिर्फ शायद है, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। और मैं ये कहूँगा, लोगों को भय छोड़कर, शंका छोड़कर, आज जब अनलॉक हो चुका है तब अगेन वापस से अपना दायित्व समझना चाहिए, अपना अनुशासन वापस उन्हें बनाए रखना चाहिए। देखिए, आज सरकार ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें ये छूट इसलिए दी है ताकि हम अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकें। अब अगर इसमें हम अपना दायित्व नहीं समझेंगे, है ना, हमें पता लग चुका है कि ये डिजीज ट्रांसमिट होता है पर्सन टू पर्सन में, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ये बढ़ता है। अगर आपने मास्क नहीं पहना, प्रॉपर सैनिटाइजेशन का आपने यूज नहीं करा, तो ये बढ़ता है। ये आज हम 1 साल से देख चुके हैं, भुगत चुके हैं और काफी सारा हम खो चुके हैं इसमें। अगर हमने सतर्कता नहीं रखी तो शायद ऊपर वाला ना करे कि हमें तीसरी लहर से भी जूझना पड़ सकता है, मगर उसकी जिम्मेदारी जो है हम सबकी होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये कैसे संक्रमण फैला रहा है, कैसे ये पूरी की पूरी जनता को कुछ ही घंटों में प्रभावित करता है। अब अगर हम सतर्कता नहीं रखेंगे तो शायद वो लहर वापस आ सकती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जैसा हम लोगों ने अभी तक ध्यान रखा है, जैसा हमें बार बार
मीडिया में मिला है, सरकार द्वारा बताया गया है, अथक प्रयास हुए हैं सबकी तरफ से अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखने का, एक अच्छा नागरिक बन के अपने कर्तव्य और दायित्वों को समझने का, उनका आप पूरा पालन करें तो हमें डेफिनेटली शायद वापस से ये लहर ना देखनी पड़े। लेकिन हमें किन चीज़ों का, बच्चों के लिए ख़ास तौर पर हमें किन चीज़ों का और ध्यान रखना होगा डॉक्टर साहब? हमें क्या उनको मास्क पहनाना होगा? क्योंकि अगर 4 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको मास्क पहनाना, ये कुछ चीज़ें जो गाइडलाइंस हम जिन नियमों का पालन करते हैं, घर पर तो हम चलिए बच्चों को बचा करके रख सकते हैं कि वो घर के परिवार के सदस्यों के साथ ही हैं, लेकिन अब जैसे अनलॉक हो रहा है तो बाहर भी जाएंगे बच्चे और परिवार के लोगों के साथ अगर मजबूरी में बाहर जाना पड़ता है तो उस वक्त किन बातों का ध्यान रखना होगा? हाँ जी, बिल्कुल। एक नॉर्मल जीने के लिए हमें घर से बाहर निकलना ज़रूरी है और साथ ही जो बच्चे इतने समय से घर बैठे हुए हैं वो भी बाहर जाने की जिद करेंगे या बाहर पार्क्स में जाएंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलेंगे। तो हमें कोशिश ये करनी है, जैसा आपने बताया कि बहुत ही छोटे बच्चे जो 5-7 साल के हैं उन्हें हम कुछ इस प्रकार के खेलों में डालें जहां पर पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट होने की संभावना कम रहे। कोशिश करें कि बच्चे को हम कम भीड़ भाड़ वाली जगह पर लेकर जाएं। कोशिश करें कि बच्चे ज़्यादातर अपने माँ बाप के साथ ही रहें, क्योंकि जैसा आपने बताया है स्पेशली मास्क को पहनाना छोटे बच्चों में बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हमारे पास दूसरी 2 चीज़ें जो बचती है वो बचती है, एक सैनिटाइजेशन कि बच्चा जब इधर उधर हाथ लगाए तो प्रॉपर समय समय पर बच्चे के हाथ को सैनिटाइज करते रहें, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है सोशल डिस्टेंसिंग। तो आप जरूर बच्चों को बाहर लेके जाएं, उन्हें आप घुमाएं, मगर कोशिश करें कि उन्हें काफ़ी आप खुली जगह पर लेकर जाएं जहां पर उनका किसी तीसरे पर्सन से कांटेक्ट होने की संभावना कम से कम रहे, वो आपके साथ ही रहे, आपके दायरे में रहे और सुरक्षित रहे। ठीक है, तो ये कुछ आपको सावधानी बरतनी होगी जो डॉक्टर अभ्युदय ने बताया है, और इन सावधानियों के चलते आप आने वाली जो आशंका है तीसरी लहर की, उससे आप अपने परिवार को, अपने खास करके बच्चों को, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को बचा सकते हैं। लेकिन हम इस दौरान ये भी समझना चाह रहे हैं डॉक्टर कि अगर संक्रमित हो जाता है कोई बच्चा तो उसकी पहचान कैसे हो पाएगी? जो अभी तक हमने देखा कि बुखार होता है या खांसी हो रही है, ज़ुकाम होता है, टेम्परेचर बहुत तेज़ी के साथ बड़ों के अंदर तो बढ़ जाता है, लेकिन बच्चों के अंदर लक्षण क्या है? क्या इसी तरीके के समान लक्षण होते हैं या लक्षण पहचानने किस तरीके से, कैसे पहचान पाए वो लक्षण? जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर शुरुआत की स्टेज में ही हम कोरोना के लक्षण समझ जाएं और बच्चे को समय पर इलाज शुरू कर दें तो इससे काफ़ी कम हानि हो सकती है। मगर अगर हम इस दूसरी लहर के बारे में देखेंगे तो पिछली लहर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो इस बार लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार जैसे सिम्टम थोड़े कम हुए हैं, उन्हें दूसरी डिजीजेस के सिम्टम ज़्यादा हुए हैं। काफ़ी सारे मरीज हमारे पास आए हैं सिर्फ चक्कर और सिर दर्द लेकर, काफ़ी सारे मरीज आए हैं हमारे पास बदन दर्द और जोड़ों में दर्द लेकर, काफ़ी सारे मरीज आए हैं हमारे पास दस्त या पेट में सिर्फ ऐंठन लेकर, जिन्हें जांच करने के बाद इन सभी लोगों में पता लगा कि वो कोरोना से पीड़ित हैं। तो बच्चों में भी अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि बच्चा अपनी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ जैसा करता था, जिस प्रकार का वो चंचल था, जिस प्रकार से उसका खान पान था, उसकी नींद का टाइमिंग था, अगर वो कहीं चेंज हो रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से आप संपर्क करें, क्योंकि जैसा आपने बताया कि हो सकता है बच्चों में वो टिपिकल सिम्टम्स ना हो जो एडल्ट में देखने को मिलते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार की अगर शंका लगे मेरा बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है, मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है, या बच्चे को किसी भी प्रकार की समस्या है, तो अपने डॉक्टर से या स्पेशली बच्चों के डॉक्टर से आप तुरंत संपर्क करें।
ठीक है, तो ये इस दौरान आपको अपने बच्चों की हर एक गतिविधि को आपको बहुत बारीकी से देखना होगा। अगर आपको लगता है कि पहले के मुकाबले कुछ चीज़ें बदल रही हैं या उसके स्वभाव के अंदर कुछ बदलाव आ रहा है या वो किसी तरीके की शिकायत कर रहा है, बुखार आ रहा है या आप उसको किसी और तरीके की परेशानी है, तो उसको आप गंभीरता से ज़रूर लें। ये आपको इस दौरान ज़रूर देखना होगा। लेकिन इसमें कई चीज़ें और भी जोड़ कर के देखना चाहते हैं डॉक्टर साहब। अब बच्चों को हमने ये भी लक्षण भी पहचान लिए हैं, हमने ये भी बता दिया कि हमें कैसे बचाना है, लेकिन अब खाने-पीने की चीज़ों को लेकर के भी हम बात कर रहे हैं कि इस दौरान हमारी हेल्दी डाइट कैसी होनी चाहिए, हमें खाने-पीने की किन चीज़ों को अपनी रेगुलर डाइट के अंदर शामिल करना चाहिए, कैसा हमारा अब दिनचर्या होनी चाहिए, उसके अंदर क्या हमें एक्सरसाइज, कौन-कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, क्योंकि बाहर तो हम जा नहीं सकते हैं। तो अपने आप को फिट रखने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट बनाए रखने के लिए क्या हमें करना होगा? जी हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और इसकी हम सबको ज़रूरत है। मैं ये कहूँगा कि आज इस कोरोना के माध्यम से हम सबको समझना चाहिए कि हमारी जीवन शैली काफ़ी खराब हो चुकी है। सिर्फ हमें कोरोना से ही नहीं बचना है ना? इस प्रकार की बीमारियां भगवान ना करे, मगर समय समय पर इस प्रकार के कुदरत में कहर हमें देखने को मिल सकते हैं, या तो हमारी गलती से या कुदरत में जो साइकिल्स चेंज होती है समय समय पर उसके कारण। तो इसमें हम जो चीज़ मानते हैं वो ये मानते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो फिट रहेगा वही हिट रहेगा। तो इसमें हमारी जीवन शैली जो है वो बिल्कुल साफ सुथरी एक अच्छी जीवन शैली होनी चाहिए, जिसमें कोशिश करें कि हम हमारा खान पान बिल्कुल लाइट खान पान लें, स्पेशली जैसा हम सात्विक भोजन बोलते हैं ना, उस प्रकार का भोजन लें। ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां, दालों का सेवन करें, है ना। कच्चे आटों का जो रहते हैं, हमारे मोटे आटे जो रहते हैं, उनका सेवन करें, फ्रूट्स का सेवन करें, रेगुलर नींद लेते रहें। नींद बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी 7 से 8 घंटे की नींद नहीं होती है तो भी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है। भरपूर मात्रा में पानी पीते रहें आप, और साथ ही साथ एक्सरसाइज जरूर करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी लोग जिम जाना शुरू करें, मगर एक्सरसाइज आप घर बैठ के कर सकते हैं। एक्सरसाइज आप योगा के रूप में कर सकते हैं, मगर 15 से 20 मिनट या आधा घंटा जरूर अपने आप को एक्टिव रखें। आप जॉगिंग करने जाइए, आप साइकिलिंग करने जाइए, आप रस्सी कूदिए घर पर, आप योगा कीजिए, 8 से 10 सूर्य नमस्कार कीजिए आप डेली। और स्पेशली योग में मैं कहूँगा कि श्वास से जुड़ी हुई योग, प्राणायाम, अलोम विलोम, भस्त्रिका, ये सारी चीज़ें आप जरूर करें, जिससे हमारे इम्यून सिस्टम के साथ साथ, स्पेशली अगर कोरोना की हम बात करें, तो हमारा श्वास संबंधी जो लंग्स हैं वो भी हमें प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में रहे। बिल्कुल, और ये कुछ महत्वपूर्ण टिप्स यहाँ पर दी गई हैं। डॉक्टर अभ्युदय वर्मा, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और कई महत्वपूर्ण सलाह और कई महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सभी दर्शकों तक आपने पहुँचाई है। और हमारी कोशिश भी यही है कि इन महत्वपूर्ण चीज़ों को आप न सिर्फ अपने जीवन में ढालें, बल्कि अपने परिवार के सदस्यों को भी इसके बारे में बताएं, ताकि वो इस संक्रमण के मुश्किल भरे दौर में अपने आप को बचा पाएँ। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।